वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं आपके जो थर्ड ईयर के सिलेबस है उस सिलेबस में एक सब्जेक्ट आता है माइन एंड मिनरल इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट को आज मैं बेसिकली स्टार्ट करने वाला हूं। इस सब्जेक्ट के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 जो है आपका सैम्पलिंग एंड सॉल्टिंग। दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहला तो हम लोग समझेंगे कि सैम्पलिंग होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सैंपल, estimation of sample size, equipment for sampling, types of sampling, error and precaution। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे सॉल्टिंग ऑफ सैंपल, मेथड ऑफ सॉल्टिंग, प्रिकॉशन अगेंस्ट सॉल्टिंग। दोस्तों, ये जो टॉपिक्स है वो आपके बार बार डिप्लोमा के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो भी 16 मार्क्स के क्वेश्चन में के रूप में आते हैं। तो इसको समझना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसा ही टॉपिक्स चूज़ करें जो आप इजीली लिख सको अपने डिप्लोमा के एग्ज़ाम में और अच्छे नंबर्स अचीव कर सको। तो वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देखोगे तभी जाके आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको इजीली समझ में आएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, आप इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आइए हम लोग समझते हैं कि सैम्पलिंग होता क्या है। दोस्तों, सैम्पलिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा टेक्निक्स है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पार्ट्स को निकालते हैं और उस पार्ट्स को जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वो अगर आपका होल मास से रिप्रेजेंट कर देता है, उसको रिप्रेजेंट कर देता है तो उसको हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। आप लोग सैम्पलिंग को एक एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं। सपोज ये जो आप डॉटेड पोर्शन देख रहे हो वो समझो कि आपका चावल है, राइस है, जो हम लोग ने कुकर में डाल करके यहाँ पे गैस स्टोव से इसको हम लोग पका रहे हैं। जब हम लोग इसको हीटिंग कर रहे हैं तो मान लीजिए कि हम लोग को चेक करना है कि ये पका है कि नहीं पका है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट में हम लोग इससे निकालते हैं। जब हम लोग निकालते हैं कुछ अमाउंट में चावल को और जब हम लोग उसको दबा करके देखते हैं तो पता चलता है कि मेरा चावल पूरा का पूरा चावल पका है या नहीं पका है। तो वहाँ पे हम लोग भी क्या कर रहे हैं, तो एक तरह से सैम्पलिंग कर रहे हैं। इसमें भी हम लोग क्या किए कि एक मेरा होल मास रखा हुआ था, उससे अगर हम लोग कुछ पार्ट्स को निकाल लेते हैं और वो जो कुछ पार्ट्स को जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो अगर वो पार्ट आपका पूरा होल मास को रिप्रेजेंट कर देता है तो उसको हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। सैम्पलिंग आप लोग बहुत तरह के सैम्पलिंग्स होते हैं, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि ब्लड सैंपल्स होता है, तो कई तरह के सैंपल्स होते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक होल मास होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट में कुछ पार्ट्स को हम लोग निकालते हैं और यदि ये जो पार्ट्स निकाले हम लोग अगर वो इसका जो होल मास का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर देता है तो उसको हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि सैम्पलिंग करने का मेरा क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों, हम लोग सैम्पलिंग जब भी करते हैं तो कुछ उद्देश्य को लेकर ही करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग कोई भी ब्लड सैंपल्स को लेते हैं तो उसमें मेरा मोटिव क्या रहता है कि उस ब्लड सैंपल से हम लोग पता करते हैं कि उस आदमी को मलेरिया हुआ है या थायराइड है या डिफरेंट डिजीज़ के बारे में हम लोग को पता चलता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं माइंस के रिस्पेक्ट में। तो जो भी हम लोग सैम्पलिंग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को कुछ उद्देश्य लेकर के हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। उससे सैम्पलिंग से हम लोग को कुछ पता चलता है, कुछ चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे कि सैम्पलिंग से हम लोग को पता चलता है प्रॉपर एनालिसिस, कि मेरा अगर मान लीजिए हम लोग ने कोल लिया, कोल का सैंपल्स को लिया, जब कोल को एनालिसिस किया गया तो उससे हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसका पता चला कि उसमें हाईली कंटेंट आपका कार्बन है, आपका मॉइस्चर कंटेंट है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हमको कहाँ से पता चल रहा है, तो सैम्पलिंग से ही पता चलता है। तो यहाँ पे आपका आता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलिंग में सबसे पहला प्रॉपर एनालिसिस, फिर है आपका प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर साइज, प्रॉपर मेथडोलॉजी। सपोज ये मेरा ओवर बॉडी है, अब इस ओवर बॉडी में जब हम लोग सैम्पलिंग करेंगे तो कौन सा मेथड ऑफ सैम्पलिंग से ये बेस्ट रिजल्ट देगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है, तो सैम्पलिंग से ही पता चल पाता है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के दो प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला आता है आपका लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी,
ये जो प्रिंसिपल है वो आपका कम्प्लीटली बेस्ड है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर में। ये जो प्रिंसिपल है वो कम्प्लीटली बेस्ड है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो भी हम लोग सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द होल मास, हो सकता है कि वो जो सैंपल्स को हम लोग ने कलेक्ट किया वो उसको रिप्रेजेंट करे या नहीं भी करे। इसमें कोई भी एश्योरिटी नहीं होती है कि वो रिप्रेजेंट फुली आपका रिप्रेजेंट कर दे। सपोज ये मेरा होल मास है, जब हम लोग इससे रैंडमली कुछ भी आइटम्स को पिकअप करते हैं या इससे हम लोग, आप कह लीजिए कि इससे हम लोग सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, तो हो सकता है ये जो सैंपल्स हमने कलेक्ट किया वो इसका होल मास को रिप्रेजेंट करे या नहीं भी करे। इसमें कोई भी एश्योरिटी नहीं होती है। मेरा प्रोबेबिलिटी बोलते ही है कि 50% का चांसेस होता है या 50% का चांसेस नहीं भी होता है, तो इसमें कोई भी एश्योरिटी नहीं है। तो पहला आपने समझा कि लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी ये क्या है। तो इस प्रिंसिपल में बेसिकली आपका प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड प्रिंसिपल है ये। इसमें हम लोग मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स को चूज़ करते हैं फ्रॉम द होल, और वैसे बिलीव्स करते हैं कि जो हमने आइटम्स को चूज़ किया है वो उस होल मास का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको वो रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज साइज नंबर। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग बड़ा साइज का सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं तो उसका ज़्यादा चांसेस होता है कि वो एक्यूरेसी मेंटेन करे, और वो उसका ज़्यादा चांसेस होता है कि वो होल मास को पूरा अच्छा तरीका से उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है होल मास का उसको वो रिप्रेजेंट कर देता है। तो यहाँ पे कहता है कि लार्ज द साइज ऑफ सैंपल द मोर द एक्यूरेसी ऑफ द होल, यानी कि जितना बड़ा मेरा सैंपल्स का साइज होगा वो उसका एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा होगा वो होल मास को रिप्रेजेंट करने का। द लार्जर नंबर आर मोर स्टेबल देन द स्मॉल नंबर सैंपल्स, यानी कि दोस्तों जो भी मेरा बड़ा साइज का सैंपल्स हम लोग लेंगे उसका एक्यूरेसी वो ज़्यादा है रिप्रेजेंट करने का होल मास को, उसका होल मास का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर्स है उसको वो रिप्रेजेंट करने का उसका ज़्यादा एक्यूरेसी है। लेकिन अगर हम लोग छोटा छोटा सैंपल्स को ले लेते हैं तो उसका एक्यूरेसी घट जाता है, यानी कि वो स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द लार्जर नंबर आर मोर स्टेबल देन द स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग समझ में आया होगा। एक प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि उसमें आपका प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, दूसरा प्रिंसिपल कह रहा है कि वो आपका प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड नहीं है। एक तो आपने समझा कि ये प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है और ये आपका प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड नहीं है। सेकेंड वाला में कहता है कि जितना बड़ा का सैंपल साइज हम लोग लेंगे उसका ज़्यादा एक्यूरेसी होता है कि वो पूरे होल मास का रिप्रेजेंट करने का। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ सैंपल साइज, यानी कि जो भी हम लोग सैंपल्स को लें तो वो कितना साइज का लें उसको हम लोग कैसे एस्टिमेट करें, इस चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें समझते हैं। दोस्तों एक रिसर्चर थे जिनका नाम था रिचर्ड चेचेटी, इनके द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया जिस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग पता कर सकते हैं कि सैंपल साइज हम लोग कितना हम लोग को लेना है। तो इन्होंने फॉर्मूला दिया था Q = KD², वेयर Q क्या है तो सैंपल्स वेट ऑफ सैंपल इन kg। जो भी मेरा सैंपल्स हम लोग कलेक्ट करेंगे उसका जो वेट है उसको हम लोग kg में हमेशा लेंगे। और D क्या है तो डाया ऑफ लार्जेस्ट पार्टिकल इन सैंपल। ये सपोज मेरा सैंपल्स है, इसका सैंपल्स का जो लार्जेस्ट डाया है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे mm में। और नेक्स्ट K = फैक्टर ऑफ होमोजेनिटी। फैक्टर ऑफ होमोजेनिटी का यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया गया है, जैसे कि और टाइप। सबसे पहला देखें और टाइप, और नेक्स्ट सेक्शन में है आपका फैक्टर ऑफ होमोजेनिटी। अगर मेरा होमोजीनियस नेचर का और है, यानी कि एक ही जैसा मेरा और है, तो उस समय हम लोग फैक्टर ऑफ होमोजेनिटी को 0.05 लेंगे। अगर मेरा नॉन होमोजीनियस नेचर का और है तो उस कंडीशन में हम लोग फैक्टर ऑफ होमोजेनिटी 0.10 कंसीडर करेंगे। अगर मेरा वेरी नॉन होमोजीनियस नेचर का और है तो उस समय हम लोग फैक्टर ऑफ होमोजेनिटी 0.20 to 0.30 के बीच में कंसीडर करेंगे। अगर मेरा एक्सट्रीमली नॉन होमोजीनियस नेचर का और है तो उस समय हम लोग फैक्टर ऑफ होमोजेनिटी 0.40 to 0.50 के बीच में हम लोग कंसीडर करेंगे। इसको आप लोग एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो। मान लीजिए कोई भी मेरा जो सैंपल्स का साइज है वो अगर उसका हम लोग बात करें डी क्या है तो मेरा डाया ऑफ लार्जेस्ट पार्टिकल्स इन सैंपल्स
इन अगर मान लीजिए कि मेरा सैंपल्स का साइज जो है वो 5 का है, ठीक। अब मेरा फैक्टर ऑफ होमोजेनिटी मान लेते हैं कि वो होमोजीनियस नेचर का है, तो उसमें हम लोग k मान लेते हैं 0.05 ले लेते हैं। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला पर इसको पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो वो मेरा सैंपल्स के साइज़ का वो एस्टिमेशन वो बता देगा कि हम लोग को कितना केजी का सैंपल्स को लेना है। तो इस फॉर्मूला से बेसिस पे हम लोग पता कर सकते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ सैंपल साइज। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो टॉपिक्स है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि जब हम लोग सैम्पलिंग करेंगे तो कौन कौन से इक्विपमेंट का हम लोग को आवश्यकता होगी। दोस्तों, कई ऐसे बेसिक से इक्विपमेंट है जिससे कि हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। उनमें से सबसे पहला आता है चीज़ल, हैमर, शोवेल। शोवेल का मतलब है बेलचा और चीज़ल का मतलब है छैनी, हथौड़ा। तो ये सभी जो इक्विपमेंट है वो आपका बेसिक सा इक्विपमेंट है सैम्पलिंग करने का। इसके बाद हम लोग और भी कई इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे कि हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका कोर बैरल। दोस्तों, कोर बैरल एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा डिवाइस है जो आपका ड्रिलिंग या फिर आप कह लीजिए बोरिंग से रिलेटेड है। जब भी हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग में क्या है, तो बेसिकली एक ड्रिल रड होता है। ड्रिल रड के नीचे में आपका कोर बैरल लगा होता है। उसी कोर बैरल के नीचे में आपका ड्रिल बिट रहता है। जब ड्रिल बिट रोटेट करता है तो जहाँ पे हम लोग बोरिंग कर रहे हैं वहाँ से उस कोर को, जो भी कोर हम लोग को निकलता है वो कोर बैरल के अंदर में जाकर के कलेक्ट हो जाता है। तो कोर बैरल में जो भी कोर्स जाके कलेक्ट हुआ उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद जब उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि थिकनेस ऑफ सीम कैसा है, ग्रेड ऑफ कोल कैसा है और लोड बियरिंग कैसा है उसका। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को बेसिकली उस कोर जो हम लोग सैंपल से लिए एज अ कोर के रूप में, उससे हम लोग को पता चलता है। तो कोर बैरल से हम लोग एक ये जो कोर बैरल हो गया वो आपका एक इक्विपमेंट ऑफ सैम्पलिंग हो गया। तो कोर बैरल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर कलेक्टिंग द कोर्स ऑफ सैंपल्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट्स, यानी कि कोर बैरल क्या कर रहा है, तो बेसिकली वो सैंपल्स को कलेक्ट करने का एक मीडियम है जिससे कि हम लोग सैंपल्स को कलेक्ट करवा रहे हैं और उसको हम लोग फिर बाहर में अपर सरफेस में जा कर के फिर हम लोग उसको लेबोरेटरी में जाके एनालिसिस करवा रहे हैं। तब जाके हम लोग को पता चल रहा है उस कोर के बारे में कि उसका कैसा नेचर्स है, जहाँ पे हम लोग बोरिंग किए हैं उसका कैसा क्वालिटी है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को पता चलता है। अगर इसके अलावा और भी कई सारे इक्विपमेंट हैं जिसके माध्यम से हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। उनमें से आता है आपका नाइफ, बॉक्स कटर, सीजर्स, टोंग्स, क्लीनिंग ब्रशेस, एडिसिव और सीलिंग टेप, पेन, फ्लैश लाइट, बैग्स एक्सेट्रा। ये सभी जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो आपका बेसिकली सैम्पलिंग्स के करने के लिए यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग चलते हैं जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि सैम्पलिंग करने का कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहला आता है आपका ग्रैब सैम्पलिंग, चैनल और ग्रुप सैम्पलिंग, चिप सैम्पलिंग, बल्क सैम्पलिंग और बोरहोल सैम्पलिंग। इन सभी सैम्पलिंग को हम लोग एक एक करके फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं ताकि आपको लंबे समय तक ये जो चीज़ें हैं वो याद रहे। ग्रैब सैम्पलिंग दोस्तों एक ऐसा सैम्पलिंग मेथड है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि रैंडमली हम लोग सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम ब्लास्ट फेसेस, स्टैक्स ऑफ डम्प्स और कोल स्टॉक यार्ड ऑफ वेरिएबल साइज अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स। दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जहाँ पे भी हमारा ब्लास्टिंग फेसेस हो गया या फिर कोल डंप हो गया या फिर ओबी डंप हो गया, वहाँ से हम लोग रेंडमली जाते हैं और वहाँ से सैंपल्स को जब कलेक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स, ताकि उस सैंपल्स का हम लोग एनालिसिस करके उसके जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करें। तो उस तरह के सैम्पलिंग को हम लोग ग्रैब सैम्पलिंग कहते हैं। ग्रैब का बेसिकली मतलब भी होता है पकड़ना। जब हम लोग रेंडमली कहीं पे भी जा करके जो ब्लास्टिंग फेसेस हो गया, स्टॉक यार्ड हो गया, कोल्ड स्टॉक यार्ड हो गया या डंप यार्ड हो गया, तो वहाँ से जब वही हम लोग सैम्पलिंग को रेंडमली सेलेक्ट करते हैं तभी जाके उसको हम उस तरह के सैम्पलिंग को हम लोग ग्रैब सैम्पलिंग कहते हैं। यहाँ पे आप इस फिगर में देखोगे तो यहाँ पे देख रहा है कि एक व्यक्ति है जो कोल्ड स्टॉक यार्ड से सैंपल्स को कलेक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, तो रेंडमली कोई भी सैंपल्स को कलेक्ट कर रहा है और इसके पास जो बैग है उसमें वो फिल कर रहा है ताकि बाहर में वो जा कर के लेबोरेटरी में इसका एनालिसिस कर सके।
तो इस तरह के सैम्पलिंग को हम लोग ग्रेप सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका चैनल और ग्रुप सैम्पलिंग। चैनल और ग्रुप सैम्पलिंग बेसिकली क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं। चैनल और ग्रुप सैम्पलिंग बेसिकली एक ऐसा सैम्पलिंग टेक्निक्स है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्रुप्स को कट करते हैं अक्रॉस द एक्सपोजर ऑफ द ओर बॉडी। सपोज ये मेरा ओर बॉडी है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एक चैनल को कट करेंगे, एक चैनल को कट करेंगे सिमेट्रिकली, एक चैनल को कट किए और इस जब चैनल को कट कर रहे हैं तो वहाँ से हम लोग सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। तो उस तरह के चैनल को ही हम लोग चैनल सैम्पलिंग या फिर ग्रुप सैम्पलिंग कहते हैं। जब भी हम लोग किसी भी और बॉडी में जब चैनल कट करके सैम्पलिंग्स को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग चैनल या फिर ग्रुप सैम्पलिंग कहते हैं। इस तरह के सैम्पलिंग को हम लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो आपका ट्रेंचेस से, पिट से, अंडरग्राउंड माइन से, ड्रिफ्ट, विंजेस, रेजेस, शाफ्ट, स्टॉप्स, इन सभी जगहों से हम लोग इस तरह के सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। इस तरह के सैंपल्स को कलेक्ट करने का मेन मोटिव यही होता है कि हम लोग को पता चलता है कि हमारा जो भी हमने सैंपल्स कलेक्ट किया है वो बताता है कि मेरा जो और बॉडी है उसमें आपका यूनिफॉर्म क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स है कि नहीं है, उस चीज़ों के बारे में इसको पता चलता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कटिंग्स करते हैं वो एक फिक्स्ड विड्थ में हम लोग करते हैं। यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि चैनल इज कट विथ अ विड्थ ऑफ 5 to 20 सेंटीमीटर। ये एक जो भी हम लोग चैनल सैम्पलिंग करेंगे तो उसको जो विड्थ होगा वो हम लोग जनरली 5 to 20 सेंटीमीटर रखते हैं और डीप आपका 2.5 to 10 सेंटीमीटर डीप रखते हैं। इस तरह से सैम्पलिंग हम लोग करते हैं चैनल और ग्रुप सैम्पलिंग को। यहाँ पे इस फिगर में आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग कैसे इस ग्रुप सैम्पलिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति है जो एक खांजा, यहाँ पे आप देखो तो ये मेरा ओवर बॉडी है और ओवर बॉडी में क्या कर रहा है, तो एक ग्रुप कट कर रहा है। तो इस तरह के जब भी ग्रुप्स कट करके जब भी सैम्पलिंग को कलेक्ट किया जाता है तो उस तरह के सैम्पलिंग को हम लोग ग्रुप या फिर चैनल सैम्पलिंग कहते हैं। यहाँ पे भी आप देखो इस फिगर में तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक खांजा काटा गया है आपका ओवर बॉडी में और यहाँ पे एक चैनल के हेल्प से यहाँ पे सैंपल्स को कलेक्ट किया जा रहा है। तो उस तरह के सैंपल्स को हम लोग ग्रुप सैम्पलिंग कहते हैं। बेसिकली जो भी कटिंग का मैंने आपको बताया, कटिंग का जो विड्थ है वो हम लोग रखते हैं 5 to 20 सेंटीमीटर और जो डीप है यानी कि कितना गहरा तक कटिंग करेंगे तो वो आपका जनरली 2.5 to 10 सेंटीमीटर हम लोग डीप तक कट करते हैं। अगर मेरा ये जो मेरा ओवर बॉडी है अगर वो मेरा इरेगुलर शेप में होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि और भी ज़्यादा डेप्थ तक उसको इंक्रीज़ करके कट करना पड़ेगा। आप लोग ने समझा कि ग्रुप सैम्पलिंग और चैनल सैम्पलिंग क्या है। तो अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि यस हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं चिप सैम्पलिंग के बारे में। चिप सैम्पलिंग, दोस्तों चिप सैम्पलिंग यानी कि एक ऐसा सैम्पलिंग जिसमें कि जब हमारा जो ग्रुप सैम्पलिंग या फिर चैनल सैम्पलिंग जब मेरा फेल हो जाता है, यानी कि अगर मेरा सपोज ये मेरा ओवर बॉडी है, जब इस ओवर बॉडी का हार्डनेस बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग को चैनल और ग्रुप काटना बहुत इम्पॉसिबल होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक छेनी और हथौड़ा का इस्तेमाल करते हैं और छोटे छोटे पीसेस में हम लोग सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। इस तरह के सैंपल्स को हम लोग चिप सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें चिप का मतलब ये होता है यानी कि छोटे छोटे पीसेस में। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी इस ओवर बॉडी से जो भी हम लोग छेनी और हथौड़ा का इस्तेमाल करके जो भी सैंपल्स कलेक्ट करते हैं उसको एक स्पेसिफिक पैटर्न्स में कलेक्ट करते हैं। वो स्पेसिफिक पैटर्न में आपका या तो वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है या फिर सर्कल हो सकता है। सपोज ये मेरा एक ग्रिड फॉर्म है। ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्रिड फॉर्म करते हैं। यहाँ पे ये आपका ग्रिड हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ये मेरा ओवर बॉडी हो गया। ये ओवर बॉडी का नेचर क्या है, हार्ड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप और चैनल सैम्पलिंग कट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग एक चिप सैम्पलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक छेनी हथौड़ा का इस्तेमाल किए। उस छेनी हथौड़ा का इस्तेमाल करके हम लोग ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को वहाँ पे डालें। इस ओवर बॉडी के अलोंग हम लोग इस ग्रुप को डाल दिए और वहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि छेनी हथौड़ा से इस्तेमाल करके हम लोग सैम्पलिंग को कलेक्ट कर रहे हैं। वो भी एक रेक्टेंगुलर
ये आपका ग्रिड क्या है, ग्रिड जो पैटर्न है वो आपका एक तरह से रेक्टेंगुलर शेप में या फिर आप कह लीजिए स्क्वायर शेप में। तो इस तरह से एक पैटर्न्स में हम लोग जब सैम्पलिंग को कलेक्ट करते हैं तो उस तरह के सैम्पलिंग को हम लोग चिप सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि जो भी सैम्पलिंग्स हम लोग लेंगे वो कहाँ से लेंगे, तो एक्सपोज्ड फेस से लेंगे या फिर आउटक्रॉप से लेंगे। और इसमें बेसिकली हम लोग एक स्पेसिफिक पैटर्न में ही सैम्पलिंग को कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चिप सैम्पलिंग भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है बल्क सैम्पलिंग। दोस्तों बल्क सैम्पलिंग का क्या है, तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि बल्क मतलब हेवी अमाउंट में सैम्पलिंग को हमको लोग को लेना है। जब भी हम लोग हेवी अमाउंट में सैम्पलिंग को लेते हैं तो क्या होता है कि उसका एक्यूरेसी बढ़ जाता है। वो जो सैम्पलिंग हम लोग लिए उसका एक्यूरेसी बढ़ गया और वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपका उसका जो बिहेवियर है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो चूँकि अगर हम लोग सैम्पलिंग को हेवी अमाउंट में ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो मेरा कॉस्ट को भी इंक्रीज़ कर रहा है और उसका जो सैम्पलिंग का एनालिसिस करना है उसमें भी टाइम टेकिंग है। तो वो जो भी एनालिसिस करेंगे वो भी उसका जो खर्च है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो बल्क सैम्पलिंग है वो मेरा कॉस्टली एक सैम्पलिंग का मेथड है जिसमें कि हम लोग कंटिन्यूसली बल्क अमाउंट में सैम्पलिंग्स को कलेक्ट करते हैं। डैट इज़ 100 to 250 kg के वेट में हम लोग सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। और इसमें हम लोग जो भी कलेक्टिंग करते हैं सैंपल्स को वो कंटिन्यूसली कलेक्ट करते हैं फ्रॉम एवरी ब्लास्ट फेसेस, माइंस, कार, अंडरग्राउंड ड्राइव्स, इन सभी जगहों से हम लोग इस तरह के सैम्पलिंग को कलेक्ट करते हैं। बेसिकली आप नाम से ही समझ सकते हो बल्क का मतलब क्या होता है कि हेवी अमाउंट। हेवी अमाउंट में जब सैम्पलिंग को कलेक्ट करेंगे तो हमको खर्च भी लगेगा और खर्च लगेगा, जाहिर सी बात है जब भी हम लोग बल्क अमाउंट में सैम्पलिंग को कलेक्ट किए उसका एनालिसिस भी तो करना है हमको। जब एनालिसिस करना है तो उसका खर्च हम लोग को ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हाँ एक्यूरेट आपको रिजल्ट आपको देखने को एक्यूरेट मिलेगा। और इस तरह के सैम्पलिंग को हम लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो एवरी ब्लास्ट फेसेस से, माइंस, कार से, अंडरग्राउंड ड्राइव से एक्सेट्रा। ये था आपका बल्क सैम्पलिंग। नेक्स्ट आता है और लास्ट आपका सैम्पलिंग मेथड आता है बोरहोल सैम्पलिंग मेथड। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों इस तरह के सैम्पलिंग में बेसिकली हम लोग ड्रिलिंग करके ही हम लोग सैम्पलिंग्स को कलेक्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लोग को कहीं पे भी माइंस को ओपन करना होता है तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं कि सीम का थिकनेस क्या है, कहाँ पे मेरा सीम लाई कर रहा है, उन सभी चीज़ों को हम लोग को पता करना पड़ता है। वो सभी चीज़ हम लोग कहाँ से पता कर पाते हैं, वो सभी चीज़ हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तभी जाके हम लोग को पता चल पाता है। तो बेसिकली इस बोरहोल सैम्पलिंग में हम लोग क्या करेंगे, तो बोरिंग करके सैम्पलिंग्स को कलेक्ट करेंगे। तो उस तरह के सैम्पलिंग को हम लोग बोरहोल सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे एक ड्रिल मशीन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक ड्रिल मशीन दिख रहा है, एक आपका यहाँ पे ड्रिल मशीन दिख रहा है। इस ड्रिल मशीन के हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, ये जो आप जो खड़ा वाला पोर्शन देख रहे हो इसको हम लोग ड्रिल रड कहते हैं। ड्रिल रड के नीचे में आपका कोर बैरल होता है और कोर बैरल के अंदर में ही आपका जो भी कोर्स जो भी ये कटिंग करेगी ड्रिल मशीन, तो उसका जो कोर है वो कोर बैरल में जाके कलेक्ट होता है। और वो कोर बैरल को जब हम लोग सरफेस में जब हम लोग निकालते हैं तो उस कोर बैरल को जब एनालिसिस करते हैं तो वो उसका रिज़ल्ट वो हम लोग को देता है कि कैसा हमारा थिकनेस ऑफ ओर बॉडी है, कैसा ग्रेड का है। ये सभी चीज़ों के बारे में हमको उस कोर से ही पता चलता है। तो यह भी एक तरह से आपका सैम्पलिंग का एक मेथड हो गया जिसको हम लोग बोरहोल सैम्पलिंग कहते हैं। चूँकि इसमें हम लोग बोरिंग करके सैम्पलिंग्स को कलेक्ट कर रहे हैं इसलिए इसका नाम बोरहोल सैम्पलिंग पड़ा है। दोस्तों ये जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है सैम्पलिंग करने का, और इसमें हम लोग को जो एक्यूरेसी है वो लगभग आपका 90% एक्यूरेसी हम लोग को मिल जाता है। और ये आपका एक मॉडर्न मेथड के रूप में आता है। चूँकि इसमें हम लोग बोरिंग के हेल्प से ही हम लोग सारा सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं इसलिए इसका नाम बोरहोल सैम्पलिंग पड़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको मेथड ऑफ सैम्पलिंग आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हमारा सैम्पलिंग एरर, यानी कि जब भी हम लोग सैम्पलिंग लेंगे तो उसमें कौन कौन से तरह से एरर आ सकता है उसको चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सैम्पलिंग एरर बेसिकली एक तरह का एरर होता है जो जब भी जो सैम्पलर्स होता है वो अगर कहीं से भी सैंपल्स को कलेक्ट कर रहा है और वो जो सैंपल्स जो कलेक्ट किया उन्होंने अगर वो सैंपल्स
आपका होल मास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो उस तरह के एरर को हम लोग सैम्पलिंग एरर कहते हैं। दोस्तों सैम्पलिंग एरर जो है वो आपका कई कारणों की वजह से हो सकता है। उनमें से सबसे पहला आता है रॉन्ग प्रोसीज्योर इन सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, यानी कि जो भी सैंपल्स वो ले रहा है उसमें वो प्रोसीज्योर जो अपनाना चाहिए था, अच्छा प्रोसीज्योर अपनाना चाहिए था, अगर वो रॉन्ग प्रोसीज्योर अपना रहा है तो वहाँ पे सैंपल्स में एरर आने का ज़्यादा चांसेस होगा। अगर मान लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज़ हम लोग को बल्क सैम्पलिंग करना था, अगर वो उस जगह से बल्क सैम्पलिंग करना था, अगर वो उस जगह से चीप सैम्पलिंग कर ले रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो रॉन्ग प्रोसीज्योर अपना रहा है, जिसके कारण की वजह से आपका सैंपल्स में एरर आ सकता है। नेक्स्ट आता है नॉट यूजिंग प्रोसीज्योर इन रिडक्शन ऑफ सैंपल्स, यानी कि दोस्तों अगर कोई भी जब भी हम लोग सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, तो सपोज़ हम लोग ने सैंपल्स को कलेक्ट किया, वो हैवी अमाउंट में हम लोग ने सैंपल्स को कलेक्ट किया, तो हैवी अमाउंट को सैंपल्स को एनालिसिस करना तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको रिडक्शन प्रोसेस में, एक रिडक्शन प्रोसेस होता है, जो रिडक्शन प्रोसेस आपका एक कॉनिंग एंड क्वार्टरिंग मेथड है। तो क्या करते हैं कि हम लोग रिडक्शन करते हैं, जो भी सैंपल्स को हम लोग ने कलेक्ट किया है उसको एक प्रोसेस्योर के तहत उसको हम लोग रिडक्शन करते हैं, तभी जाके उस रिडक्शन वाले सैंपल्स को हम लोग जाके एनालिसिस करते हैं। तो क्या है कि अगर जो आपका सैम्पलर्स है, जो सैंपल्स को कलेक्ट कर रहा है, वो आपका रॉन्ग प्रोसीज्योर अपना रहा है ताकि आपका रिडक्शन ऑफ सैंपल्स हो, तो उससे भी आपका सैंपल्स एरर आने का चांसेस होता है। नेक्स्ट है आपका नॉट टेकिंग यूनिफॉर्म सैंपल साइज। दोस्तों जब भी हम लोग को सैंपल्स लेना है तो हम लोग को चाहिए कि जहाँ से भी हम लोग सैंपल्स को लेंगे वो यूनिफॉर्म सैंपल साइज का होना चाहिए, तभी जाके वो आपका सैम्पलिंग एरर वो रिड्यूस कर सकता है। अगर आपका यूनिफॉर्म नहीं है, आप कोई छोटा सा पीसेस का सैंपल से ले लिए, कोई बड़ा पीसेस का सैंपल से ले लिए, तो उसमें आपका सैम्पलिंग एरर आने का ज़्यादा चांसेस होता है। नेक्स्ट है आपका यूजिंग डिफेक्टिव इक्विपमेंट फॉर कलेक्टिंग सैंपल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि दोस्तों जब भी हम लोग जो भी इक्विपमेंट से सैम्पलिंग्स को करेंगे, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट होगा तो क्या होगा कि हमारा सैंपल्स में भी डिफेक्ट आएगा। तो ये सभी चीज़ों के वजह से आपका सैम्पलिंग एरर आता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे हम लोग इस तरह के सैम्पलिंग एरर को प्रिवेंट किया जा सके। सैम्पलिंग एरर को प्रिवेंट करने का बहुत सारा मेथड्स है, जिसमें कि सबसे पहला आता है यूजिंग करेक्ट प्रोसीज्योर इन सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, यानी कि जहाँ पे भी हम लोग को सैम्पलिंग करना है वहाँ पे हम लोग एक करेक्ट प्रोसीज्योर को अपनाएंगे, तब जाके क्या होगा कि हमारा सैम्पलिंग एरर वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है यूजिंग करेक्ट प्रोसीज्योर इन रिडक्शन ऑफ सैंपल्स। दोस्तों क्या होता है कि हमने आपने को बताया कि सैंपल्स को अगर हम लोग हैवी अमाउंट में कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम लोग को रिड्यूस करना होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट तक रिड्यूस करना पड़ता है। तो अगर जब हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं उसको, अगर हम लोग कोई भी एक अच्छा करेक्ट प्रोसीज्योर के तहत नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि सैम्पलिंग एरर आने का चांसेस होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर सैम्पलिंग एरर को हम लोग को रोकना है तो उसके लिए हम लोग को करेक्ट प्रोसीज्योर अपनाना होगा इन द रिडक्शन ऑफ द सैंपल्स। नेक्स्ट है आपका ट्राई टू टेक यूनिफॉर्म सैंपल साइज। हम लोग को चाहिए कि जहाँ से भी हम लोग सैंपल्स को लेंगे वहाँ पे एक यूनिफॉर्म सैंपल साइज को ही कलेक्ट करें, तब जाके क्या होगा कि हमारा सैम्पलिंग एरर वो कम होगा। नेक्स्ट है आपका यूजिंग गुड मेंटेन्ड इक्विपमेंट फॉर कलेक्टिंग सैंपल्स। जहाँ पे भी हम लोग को सैम्पलिंग करना है तो इक्विपमेंट जो भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो आपका मेंटेन्ड और गुड कंडीशन में होना चाहिए। ये सभी मेथड्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सैम्पलिंग एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इस स्लाइड्स में आता है आपका सोल्टिंग। दोस्तों सोल्टिंग को हम लोग समझते हैं एक एक करके, और सोल्टिंग के बारे में आपको समझना बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको नाम से ही पता चलता है सोल्टिंग का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग सोल्ट को ऐड करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इसमें हम लोग सोल्ट को ऐड नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग समझते हैं कि सोल्टिंग होता क्या है। सोल्टिंग बेसिकली एक टर्म होता है जो आपका सैंपल से रिलेट करता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि मान लीजिए कि आपका एक कोयला का माइंस है और आपका मेन मोटिव क्या है कि आप कोयला को मार्केट में सेल करके आप प्रॉफिट अर्न करो। तो हो सकता है कि जब आप माइनिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको हाई ग्रेड का कोयला कभी मिले, कभी आपको लो ग्रेड का कोयला मिले। जब आपको लो ग्रेड का कोयला मिलेगा तो जो बायर होगा वो आपको जो रेट है
वो आपको कम देगा एज कम्पेरिजन टू द हाई ग्रेड कोल का, तो इस समय आपको तो लॉस हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी लो ग्रेड का कोयला होता है उसमें हम लोग एक्स्ट्रा होमोजीनियस मटेरियल को ऐड करवा देते हैं, एक्स्ट्राजीनियस मटेरियल को ऐड करवा देते हैं, ताकि वो जो लो ग्रेड का कोयला था वो हाई ग्रेड के कोयला में कन्वर्ट हो जाए और उसका जो ग्रेड है वो इंक्रीज कर जाए, ताकि जो भी बायर उस लो ग्रेड का कोयला को जब परचेज करेगा तो उसको लगेगा कि ये तो हाई ग्रेड का कोयला है, तो उस हाई ग्रेड के कोयले के कंपैरिजन में वो आपको अमाउंट दे देगा। तो इस तरह से सोल्टिंग हम लोग करते हैं। तो सोल्टिंग में बेसिकली क्या है, तो वो बायर को आंखों में धूल झोंकने का काम करता है। बेसिकली ये जो बायर है उसको वो आंखों में धूल झोंकने का काम करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को चाहिए कि प्रॉफिट हम लोग को कितना अर्न कर सके, ये प्रॉफिट के चक्कर में ही हम लोग सोल्टिंग करते हैं। सोल्टिंग हम लोग क्या किए हैं सोल्टिंग में, तो सोल्टिंग में जो भी हमारा लो ग्रेड का और था, जो भी लो ग्रेड का मिनरल्स था, उसमें हम लोग एक एक्स्ट्राजीनियस होमोजीनियस मटेरियल को ऐड करवा दिए, ताकि उसका जो ग्रेड है वो इंक्रीज़ कर गया। अब इंक्रीज़ कर गया ग्रेड, तो जाहिर सी बात है जो भी बायर्स वो खरीदेगा वो हमको ज़्यादा अमाउंट दे के जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट लेने के लिए सोल्टिंग करते हैं। सोल्टिंग कैन बी डन बाय, सोल्टिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, जो भी सैंपल्स हम लोग लिए हैं उस सैंपल्स को, जो भी उसका पुअर पैचेस है उसको रिमूव आउट कर देंगे, उसके बाद सोल्टिंग करेंगे। नेक्स्ट है आपका बाय कोटिंग द सैंपल्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ रिचर वैल्यू। जो भी हम लोग सैंपल्स लिए उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक रिचर वैल्यू का सॉल्यूशन से उसको कोटिंग कर देंगे, ताकि क्या होगा कि हमारा जो उसका ग्रेड है उस सैंपल्स का वो इंक्रीज कर जाए। ये था आपका सोल्टिंग। सोल्टिंग में बेसिकली आप ध्यान दो तो इसमें कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सोल्टिंग में क्या है, तो सोल्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि ऐड करते हैं सोल्ट को, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम लोग एक्स्ट्राजीनियस मटेरियल को ऐड करते हैं, ताकि जो भी सैंपल्स हम लोग ने लिया है उसका ग्रेड वो इंक्रीज कर जाए और उसका जो ग्रेड है वो मेंटेन रहे। अब बात करते हैं कि प्रिकॉशन अगेंस्ट सोल्टिंग। जब भी हम लोग सोल्टिंग करें तो कौन कौन सा प्रिकॉशन हम लोग लें। इसमें सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि जो भी सैंपल्स को हम लोग कलेक्ट करेंगे उसको हम लोग सबसे पहला तो फ्रेश वाटर से और वायर ब्रशेस से उसको क्लीन कर देंगे। सेकंड है कि जहाँ से भी हम लोग को सैंपल्स कलेक्ट करेंगे वो एक क्लीन फेस से सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आता है आपका रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल पर्सन शुड बी डिप्यूटेड फॉर सैम्पलिंग। एक आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए जो आपका सैम्पलिंग को वो करे। ऐसा नहीं है कि जो भी सैम्पलिंग करने का जो प्रोसेस है उसको उस पर्सन को मालूम ही नहीं हो और उस तरह से जब सैम्पलिंग करेगा तो उसमें कई सारे आपका सोल्टिंग जो है वो पता ही नहीं चलेगा उसको। तो एक रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल पर्सन को चाहिए कि वो आपका सैम्पलिंग को करे अच्छा तरीक़ा से। नेक्स्ट है आपका सोल्टिंग द सैंपल फॉर फ्यूचर प्लानिंग। जब भी हम लोग सोल्टिंग करते हैं तो सोल्टिंग का मेन मोटिव तो मैंने आपको बताया कि उसमें बायर के आंखों में धूल झोंकने का काम करता है, लेकिन ये सोल्टिंग ऐसा भी हम लोग करते हैं ताकि जो हमारा फ्यूचर में जो हम लोग सैंपल्स कलेक्ट किए हैं वो एक तरह से रेफरेंस के रूप में यूज़ हो, तो इसलिए भी हम लोग सोल्टिंग करते हैं। तो सोल्टिंग द सैंपल फॉर फ्यूचर प्लानिंग। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी ऑफ सैंपल टू कॉन्स्टेंटली चेक। जो भी सैंपल्स हम लोग ने कलेक्ट किया है उस सैंपल्स को क्या है कि फ्रीक्वेंट बेसिस पे हम लोग को सैंपल्स का जो क्वालिटी है उसको हम लोग को चेक करता ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका डुप्लीकेट सैंपल्स शुड बी प्रिजर्व फॉर रेफरेंस। मैंने आपको बताया कि जो भी हम लोग सैंपल्स लेते हैं तो डुप्लीकेट सैंपल्स को भी हम लोग प्रिजर्व करके रख देते हैं ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट है सैम्पलिंग पॉइंट चैनल शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस्ड। यानी कि जहाँ से भी हम लोग को सैम्पलिंग लेना है, जिस पॉइंट से हम लोग को सैम्पलिंग लेना है, कौन सा मेथड से सैम्पलिंग लेना है, इन सभी चीज़ों को हम लोग को पहले ही सैम्पलिंग लेने से पहले ही हम लोग को डिसाइड करके रखना पड़ेगा। ये था आपका प्रिकॉशन अगेंस्ट सोल्टिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो मैक्स योर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में पे विजिट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।